आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोप्सी लेक्चर नंबर 2। अच्छा जी, ऑटोप्सी लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या डिस्कस करना। फर्स्ट लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑटोप्सी, उसमें टाइप्स ऑफ द ऑटोप्सी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑटोप्सी देख लिए थे। इसमें आज हम देखेंगे कि उसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑटोप्सी तक देख लिए थे। अब इसमें हमने देखना है कि व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ ऑटोप्सी, व्हाट आर डिफरेंट ऑटोप्सी टेक्निक्स। उसके बाद हमने देखना है कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, इंसिडेंस ऑफ ऑटोप्सी समेत सब कुछ देखते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब पहले स्टार्ट में हमने देखा कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑटोप्सी। ये भी वैसे प्रीवियस लेक्चर में मेंशन है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन पे ये है कि हमने खुद ऑटोप्सी परफॉर्म करनी। नंबर 2, ईच एंड एवरीथिंग थॉरोली एक्सप्लेन करनी, जो भी हमें फाइंडिंग मिलती है एग्जैक्ट वही बतानी है। नंबर 3, इम्पार्शियल नहीं होना कि किसी के फेवर में या फाइंडिंग नहीं आई वो बता दी है, या जो आई है उनको छुपाना नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट बताना है जो भी मिला। ये एसेंशियल्स ऑफ ऑटोप्सी है काफ़ी सारे। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑटोप्सी प्रोटोकॉल क्या होता है, कौन से प्रोटोकॉल हैं ऑटोप्सी प्रोटोकॉल, पाकिस्तान में कौन सा यूज़ होता है, टेक्निक्स कौन सी। अब इसको समझने के लिए एक सादा सी बात याद रखनी है कि लेट्स सपोज कोई डेड बॉडी मिली है पुलिस को, जिसके इंजरीज़ हैं, बुलेट इंजरीज़ वगैरह उसको मिलती हैं और काफ़ी सारी इंजरीज़ हैं, पुलिस उठा के ले आती है। तो प्रोटोकॉल का लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट, साइन डॉक्यूमेंट्स होता है। रिक्वेस्ट की जाती है, पुलिस जो आके किसी को भी देती है, आपको रिक्वेस्ट करती है कि ये आप जो है ऑटोप्सी इस बंदे की परफॉर्म करें और हमें इसकी रिपोर्ट बना के दें। इसको कहते हैं जनरली प्रोटोकॉल। ऑटोप्सी प्रोटोकॉल जब पुलिस हमारे पास लेके आएगी, रिक्वेस्ट करेगी डेड बॉडीज़ को, तो डेड बॉडीज़ डेफिनेटली रिसीव करने के बाद हम क्या करेंगे, जब रिसीव करना है उसका नाम लिख लेना है, एज लिख लेनी है, डेट लिख लेनी है, सेक्स लिख लेना है, ये सारी चीज़ें उसकी प्रोफाइल नोट कर लेनी है। जिस टाइम पे टाइम ऑफ द अराइवल लिख लेना है, आपको बॉडी किस हालत में रिसीव हुई है, ठीक है, कौन सा कांस्टेबल ले गया था, ये सारा कुछ आपने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद डेफिनेटली हम ऑटोप्सी परफॉर्म करेंगे, कोई ना कोई प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे और रिपोर्ट बना के देंगे। जो रिपोर्ट बना के हमने देनी है ऑटोप्सी रिपोर्ट, ये 3 फॉर्म में हम दे सकते हैं। हमने लेट्स सपोज ऑटोप्सी परफॉर्म की, ईच एंड एवरीथिंग को एक्सटर्नली देखा, इंटरनली देखा, उसके बाद हमें कुछ फाइंडिंग मिली कि इस वजह से डेथ हुई है, फ़लाँ ऑर्गन को पंक्चर किया गया है, फ़लाँ ऑर्गन की वजह से, डैमेज की वजह से डेथ हुई है। ये सारी रिपोर्ट हमने तैयार कर ली। अब 3 तरीक़ेकार हैं कि हम इसको 3 शक्लों में लिख के पुलिस को दे सकते हैं। एक तो नैरेटिव मेथड है कि हम कहानी की शक्ल में शुरू कर दें कि जी मैंने स्टार्ट से पहले स्कल को ओपन किया, फिर ब्रेन को एग्जामिन किया, ब्रेन की फ़लाँ जगह पे ये मसला था, फिर मैंने थोरेसिक कैविटी खोली, फिर मैंने एब्डोमिनल, ये स्टेप वाइज हम बताते जाएँ सारी कहानी की शक्ल में। दिस इज़ नैरेटिव प्रोटोकॉल। दूसरा प्रोटोकॉल होता है न्यूमेरिकल। इसमें क्या होता है कि कॉलम्स बने होते हैं, हमने कुछ नहीं करना, हर का अलग कॉलम बना होगा, हेड का, लंग का, हार्ट का, जो जिस जगह पे हमें फाइंडिंग मिलती है उसकी जगह हमने टिक लगाते जाना है कि डैमेज हुआ कि नहीं है, क्रॉस लगाते जाएंगे कि कुछ नहीं है यहाँ पे फाइंडिंग। दिस इज़ टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल टाइप ऑफ द प्रोटोकॉल। तीसरा प्रोटोकॉल होता है पिक्टोरल प्रोटोकॉल। पिक्टोरल जो होता है ना, पिक्टोरल नफस से ज़ाहिर है पिक्चर से एसोसिएटेड है, मतलब पिक्चर्स बनी हुई होंगी। लेट्स सपोज हेड पे इंजरी तो हम हेड के ऊपर इंजरी बना देंगे, ठीक है। इस तरह उनको पिक्चर में हमने मेंशन कर देना, जो पिक्चर्स बनी हुई उनके ऊपर हमने एसोसिएटेड इंजरीज़ को मेंशन करके रिपोर्ट तैयार कर लेनी है और उसके बाद ये पुलिस को दे देनी है। दिस इज़ पेक्टोरल प्रोटोकॉल। अब देखिए, हमने ऑटोप्सी करनी है, डेफिनेटली एक्सटर्नल एग्जामिनेशन तो करना है, इंटरनल भी करना है। विसरा को निकाल के देखेंगे कि किसी की अपीयरेंस से पता चल जाएगा कि मतलब इसको अपेरेंटली कोई इंजरी हुई है या कोई पॉइजनिंग का केस है, कोई गैस दी गई है पॉइजनस, कोई पॉइजनस केमिकल की वजह से डेथ हुई है। उसके लिए हम टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए उसको डेफिनेटली निकालेंगे विसरा को, उसका कुछ पार्ट कट करके PFS से पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भेजते हैं ठोकर न्याज पे। तो डेफिनेटली अब इसके लिए विसरा को पहले एक्सपोज करना पड़ेगा, फिर उसको निकालना पड़ेगा, फिर उसका थोड़ा सा पार्ट कट करना पड़ेगा। तो हम कोई ना कोई प्रोटोकॉल तो यूज़ करेंगे ना विसरा को, क्योंकि हमने निकालना है, विसरा को एग्जामिन करना है। तो अब 4 तरह के जो है ऑटोप्सी प्रोटोकॉल जो है टेक्निक्स हो सकती हैं। एक होती है विर्चुअस टेक्निक्स। विर्चुअस टेक्निक ये है कि आप एक कैविटी को ओपन करें। बेसिकली 3 कैविटीज़ होती हैं बॉडी की, ब्रेन कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, इनको हमने ओपन करना होता है। अब किसी एक कैविटी को हमने ओपन कर लिया, लेट्स सपोज हमने एब्डोमिनल कैविटी को ओपन किया, तो 1 बाय 1 एक ऑर्गन को निकालें। ऐसा ना करें कि सारे एक ही दफ़ा ना निकालें। इंसिजन दें, इंसिजन लगाने के बाद क्या करें, पहले लीवर निकालें, फिर स्प्लीन निकालें, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, इस तरह बारी बारी 1 बाय 1 ऑर्गन को निकालें। दिस इज़ विर्चुअस टेक्निक ऑफ द ऑटोप्सी। फिर और टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जिस इज़ सेंटेंस की टेक्निक होती है। अब इस टेक्निक में ये होता है कि हम क्या करते हैं कि इंसिजन लगाने के बाद ऑर्गन्स को एन ब्लॉक निकालते हैं, जैसे कि हार्ट और लंग इकट्ठे निकाल लिए। इस तरह 2 ऑर्गन्स को, एक कैविटी के ऑर्गन्स को एट अ टाइम हमने सारा निकाल लिया। थोरेसिक कैविटी को इंसाइज किया, ओपन की, एक्सप्लोर करने के बाद हमने हार्ट, लंग, जो मिला थोरेसिक कैविटी में सारा कुछ एक ही साथ निकाल लिया। एक कैविटी के ऑर्गन को एक ही टाइम निकाला गया, इन ब्लॉक निकाला गया, एन ब्लॉक। तो दिस इज़ कॉल्ड सेकंड टेक्निक ऑफ द ऑटोप्सी। और थर्ड टेक्निक ऑफ ऑटोप्सी जो हमारे पास आती है, दिस इज़ कॉल्ड ए गोन मेथड ऑफ द ऑटोप्सी टेक्निक। इसमें क्या करते हैं
कि हम कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, सर्वाइकल रीजन और जो थोरेसिक रीजन है इसके विसरा को एक साथ निकालते हैं, एब्डोमिनल और पेल्विक की विसरा को एक साथ हम निकालते हैं इंसिजन देने के बाद। और लास्ट टेक्निक है हमारे पास ल्यूटेली टेक्निक। ल्यूटेली टेक्निक में ये होता है कि इंसिजन एक बार सारे लगा लें और सब कैविटी के विसरा को एक साथ सबको एक साथ ही रिमूव किया जाए। तो ये 4 टेक्निक है। जब भी डेफिनेटली हमने पुलिस को रिपोर्ट बना के देनी, विसरा को एग्जामिन करना है, तो हम इन 4 में से कोई प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। या तो विसरा 1 बाय 1 कैविटी से निकाल के एग्जामिन करेंगे, या एक कैविटी के विसरा को एक साथ निकालें, या पेयर बना लेंगे कि ऊपर वाली कैविटीज़ के विसरा को एक साथ, नीचे वाली कैविटी के विसरा को एक साथ, या सारे विसरा को ही एक साथ निकाल के एग्जामिन करेंगे। तो ये 4 टेक्निक्स थी ऑटोप्सी की, ये इनको फॉलो करना है। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास डेड बॉडी आ गई, हमने उसका नाम लिखा, बंदे का एज लिखी है, सेक्स लिखा है, टाइम ऑफ द अराइवल, सारा कुछ लिख लिया। अब कुछ प्रिकॉशंस होती हैं कि ऑटोप्सी करने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस का ख्याल रखना पड़ता है, क्या क्या जनरल रूल्स ऑफ द पोस्टमार्टम है, वो भी हमने इसके साथ ही डिस्कस करना है। पहली बात ये, आपको डेड बॉडी रिसीव हो गई, डेड बॉडी को रिसीव करते हैं आपने किन बातों का ख्याल करना है। अपनी डेफिनेटली हम ऑटोप्सी परफॉर्म करेंगे और इसकी रिपोर्ट बना के देंगे, तो किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। नंबर 1, कभी भी जब भी पुलिस लेके आती है तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे अंधाधुंध जाके शुरू नहीं हो जाना कि बॉडी को पकड़ा शुरू हो गया ऑटोप्सी करने, ऐसे नहीं करना। बल्कि क्या करना है, अनऑथराइज्ड बॉडी को हाथ नहीं लगाना। जब इतनी देर तक हमें इजाज़त नहीं होगी, पुलिस इजाज़त नहीं देगी, आपने उस वक्त तक उसको हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल भी छेड़ना नहीं। नंबर 1। नंबर 2, पुलिस डेफिनेटली अब लेके आई है तो पुलिस अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगी, भी ये है इसकी इंजरी, हेड इंजरी थी, चेस्ट इंजरी है, ये इंजरी है, इसकी इस वजह से डेथ हुई है। तो आपने वो इंजरीज़ को नोट डाउन कर लेना है और ध्यान से पुलिस की दी हुई हिस्ट्री को पढ़ना है। इसकी वजह ये है कि जब हमने खुद ऑटोप्सी करनी, हमें भी फाइंडिंग मिलेगी। हमने अपनी फाइंडिंग को पुलिस की दी गई रिपोर्ट की फाइंडिंग के साथ क्रॉस मैच करना है। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है मिलती है तो वो पुलिस को बतानी है, और अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा पुलिस ने बताई तो हमने बता देना कि ये फाइंडिंग नहीं थी, ये फाइंडिंग मुझे मिली है। ठीक हो गया, ये बता देना। अनऑथराइज को टच नहीं करना, पुलिस हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ना है। फिर डेफिनेटली बॉडी आई पड़ी है तो आपने ऐसे याद रखना है कि डेफिनेटली उसने कोई ना कोई लिबास तो पहना हुआ होगा। तो हमने विसरा तक जाना है तो पहले तो लिबास उतारना है, लिबास से फाइंडिंग हमने लेनी है, फिर उसकी एक्सटर्नली देखना है, फिर उसके बाद हमने जाना है इंटरनली। तो हमने सबसे पहले क्या करवाना है, आइडेंटिफिकेशन करवाना है। बुरसा को बुलाएंगे डेफिनेटली, आके आइडेंटिफाई करेंगे कौन है बंदा, कहाँ से है। ठीक है जी, तीसरा रूल ये हो गया। चौथा रूल जो है वो ये है कि हमने जहाँ पे ऑटोप्सी परफॉर्म करनी है, अनऑथराइज बंदा, एक बंदे की ड्यूटी लगी कि आपने ऑटोप्सी करनी, दूसरे की लगी नहीं तो उसको जाने की इजाज़त नहीं है। अनऑथराइज बंदा, कोई इरेलीवेंट बंदे को जाने नहीं देना उसको। ठीक है जी। नंबर 4, हमने वहाँ से सैंपल कलेक्ट करने, एविडेंस कलेक्ट करने हैं। अब जो डेड बॉडी आई है उसके ऊपर काफ़ी सारे एविडेंस हो सकते हैं। उसने कपड़े पहने हुए हैं, डेफिनेटली अगर बुलेट लगी है तो बुलेट का कपड़े को फाड़ के जाएगी ना, तो रेंट मौजूद होगा, उसको देखना है। ये हो सकता है कि अगर रेप का केस है, कोई सीमन मिल सकता है हमें। अगर लेट्स सपोज जनाब जबर है तो अब डेफिनेटली इसमें क्या होगा कि विदाउट कंसेंट जब उसको टीज़ करने की कोशिश की जाएगी तो जो अजेलियंट होगा इससे बचने के लिए नेल्स को अपने को यूज़ करेगी फीमेल, तो नेल में उसकी स्किन आ सकती है। ठीक है जी, स्किन के बाउट्स हमने वो निकाल लेने हैं। ठीक है जी, इस तरह के ये हमें सारे एविडेंस मिल सकते हैं, हमने ये एविडेंस फाइंड करने हैं। और अगर लेट्स सपोज हमें ऑटोप्सी में कोई देर है, कोई प्रॉब्लम है, तो जैसी बॉडी रिसीव की है, हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमने उसकी इंजरी को उसी टाइम नोट डाउन कर लेना है फ्रीज़र में रखने से पहले। तो ये 4-5 एसेंशियल्स ऑफ द प्रिकॉशंस ऑफ द ऑटोप्सी है। क्या कि अनऑथराइज को टच नहीं करना, पुलिस की हिस्ट्री को ख्याल से पढ़ना है। ठीक है जी, और आते ही पुलिस की उसके ऊपर से ट्रेस एविडेंस, हमने अपने एविडेंस कलेक्ट करने हैं। और उसके बाद क्या करना है कि अगर अनऑथराइज बंदे को जाने नहीं देना, और हिस्ट्री जो है हमने इसकी ले लेनी है, इंजरीज़ को नोट डाउन कर लेना। अगर हमें डिलेड है, लेट्स सपोज हमें लेट हो जाती है ऑटोप्सी करते वक्त, तो हमने क्या करना है, हमने इंजरीज़ को पहले ही नोट डाउन कर लेना है। फिर पोस्टमार्टम का प्रोटोकॉल क्या है, वही बात कि बॉडी, डेड बॉडी आपके पास आई पड़ी है, आप बुरसा को बुला लेंगे, आइडेंटिफाई कर ली, पुलिस से इजाज़त लेंगे, उसके बाद पुलिस की पड़ी हुई दी गई हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि आपने एविडेंस कलेक्ट करने हैं उसके ऊपर से। अब एविडेंस कैसे हो सकते हैं कि लेट्स सपोज रेप का केस है तो ट्राउज़र रीजन से आपको सीमन मिल सकता है। इसी तरह हेयर मिल सकते हैं जो कि अनमैचिंग हेयर है, आपको लगता है कि ये विक्टिम के नहीं हो सकते कि किसी और के, तो क्या करेंगे कि डीएनए एनालिसिस कराएंगे उस पर्सन का जो विक्टिम है, जो डेड बॉडी मिली है। लेट्स सपोज फीमेल की मिली है तो उसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मैचिंग कराएंगे डीएनए, फिर देखेंगे, पता चलेगा कि हमें ये हेयर जो है या ये जो स्किन इसके नेल्स में फंसी हुई है उसी विक्टिम की है या कि किसी एजेलियंट की हो सकती है। उसके अलावा क्या करेंगे कि फिंगर्स को चॉप ऑफ करेंगे, उससे लेंगे फिंगरप्रिंट लेने का ये फ़ायदा है कि अगर तो आइडेंटिफाई होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, उसका डीएनए एनालिसिस करा के रखेंगे ताकि उसकी बाद में भी आइडेंटिफिकेशन हो सके, या हमें ये पता चल सके कि जो एविडेंस हमें मिले हैं वो विक्टिम के ही हैं या एजेलियंट के हैं। तो यहाँ से हमने ये हमने जनरल रूल डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद हमने जो एविडेंस है वो कलेक्ट कैसे करने। नंबर 1, क्लॉथ होंगे, उनको केयरफुली एग्जामिन करना है। क्लॉथ के ऊपर बहुत कुछ मिल सकता है, जैसे मैंने बताया कि ट्राउज़र रीजन में अगर रेप का केस है तो हमें सीमन मिल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, हेयर्स मिल सकते हैं। ठीक है जी।
हेयर्स के अलावा अगर बुलेट इंजरी है कोई तो डेफिनेटली रेंट मौजूद होंगे। तो हमने क्या करना, नंबर 1 उसके ऊपर पोस्टमार्टम इंजरी नंबर 1 उसके ऊपर मेंशन कर लेना। उतना सा पीस ऑफ द क्लॉथ कट करना है, 2 से 3 सेंटीमीटर का पीस, उसको पेपर में रैप करना है। उसके बाद उसको सील करके पंजाब फोरेंसिक साइंस में एजेंसी में भेजना है। ठीक है जी, वहाँ पे भेजना है। ठीक है जी, हाँ। और एविडेंस में और क्या मिल सकता है कि लेट्स सपोज पुलिस लेके आई है, पुलिस हिस्ट्री में लिखा है कि ये एंट्री वुंड का बताया हुआ है कि चेस्ट में गोली लगी है, उनके मुताबिक गोली अंदर है। तो हो सकता है आप चेस्ट कैविटी को एक्सप्लोर करें तो हमें वहाँ पर गोली वो मिल जाए, तो हमने ये पुलिस को बताना है। एग्जिट वुंड अगर अवेलेबल है कि गोली निकल गई दूसरी साइड से, पुलिस को नहीं मिला, तो हमने वो मेंशन कर देना, वो भी हमें क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो यहाँ पे क्लॉथ को बड़ी केयरफुली एग्जामिन करना है। क्लॉथ को इसका फ़ायदा ये हो गया, मैंने बता दिया कि सीमन मिल सकता है, हेयर मिल सकते हैं वहाँ से। ठीक है जी, उसके अलावा बुलेट इंजरी का बारे में आइडिया हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर फाइबर्स होंगे जो क्लॉथ के वो इनवर्ड उनकी डायरेक्शन होगी अगर एंट्री वुंड है तो। ठीक है जी, तो ये पता चल गया। ये हमने डिस्कस कर लिया उसको जनरली एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका। चौथी बात क्या करना है कि जो एविडेंस हमने कलेक्ट किए इन केस ऑफ द क्लॉथ, उनको इंजरी को हमने फाइबर्स की डायरेक्शन के साथ कोरिलेट करना है। अगर तो फाइबर की डायरेक्शन इनवर्ड है तो एंट्री वुंड है, अगर आउटवर्ड है तो मतलब एग्जिट वुंड मौजूद है। लेट्स सपोज कैसे कर सकते हैं कि उसकी एंटीरियर फोल्ड वाली साइड पे, राइट साइड पे आपको एक वुंड मिलता है। ठीक है, वहाँ से फाइबर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है, आपको पता चल गया कि ये एंट्री वुंड है। और एग्जिट वुंड आपको मिलता है लेफ़्ट साइड के एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड के लेवल पे। तो इसका मतलब क्या है कि साइड से किसी ने गोली मारी है, एंट्री वुंड राइट साइड पे था, बुलेट यहाँ से निकली, आपने उसका जो है पाथ है वो ट्रेस करना है कि कैसे गई है। इसने डेफिनेटली चेस्ट कैविटी में से गुजर के गई तो हार्ट को और लंग को डैमेज किया। मेजर वेजल्स के डैमेज की वजह से क्या हो गया है, पर्सन की ब्लीडिंग हुई है, हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से पर्सन की हो गई है डेथ। तो इस तरीके से उसको आपने लेबल कर देना। एग्जिट वुंड का हमें पता चल सकता है कि फाइबर्स की डायरेक्शन देखने के बाद। ये तो हमने कर लिया। अब हमने उसका क्या करना है, उसके बाद क्लॉथ को रिमूव करना है डेफिनेटली। फिर हमने जाना कि बॉडी के पार्ट को देखना है, बॉडी को एग्जामिन करना है। तो इसके लिए क्लॉथ को जिस तरह पहने थे उसी तरह ही कट करना है, अदरवाइज़ कोई बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर रहे हैं। जो वुंड मौजूद था, फाइबर के डायरेक्शन ऑफ द फाइबर, वो हम सारी इस तरह की चीज़ों को स्किप कर रहे हैं अगर हमने इस तरह ना किया तो। जी क्लॉथिंग कर ली। क्लॉथिंग के बाद हमने इसको देख लिया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट में अब हमने ये करना है कि क्लॉथ उतार ली। अब हमने देखना है कि बॉडी को जनरली हेड टू टो एग्जामिन करना है। उसकी कंप्लेक्शन देखनी, कलर किस तरह का था, हेयर पैटर्न देखना है, डेंटल देखना है, कोई आर्टिफिशियल टी तो नहीं था। ठीक है जी, बॉडी के ऊपर इंजरीज देखनी है, किसी जगह पर मौजूद है कोई। ठीक है जी, प्यूबिक रीजन में देखने कोई हेयर वगैरह तो नहीं मिल रहे। ये सारी चीज़ें हेड टू टो आपने एग्जामिन कर ली। ठीक हो गया। एग्जामिन करने के बाद अब हमने आ जाना है, ये तो जनरल एग्जामिनेशन हो गया। फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करना है कि अब बॉडी के ऊपर लेट्स सपोज हमें इंजरीज़ मिलती हैं। लेट्स सपोज एक इंजरी हमें मिलती है राइट साइड ऑफ द चेस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो द क्लेविकल। आपने उसको मेंशन कर लेना, देख लेना है। और करना क्या है, इंजरी को कैसे मेंशन करना है एक्सटर्नली। इंजरी जो मिलेगी उसका पहले साइज़ देखना है नंबर में कि कितने इतने सेंटीमीटर। जैसे 2 to 3 सेंटीमीटर की लेट्स सपोज वुंड है राइट साइड ऑफ द चेस्ट के ऊपर। ठीक है, ये आपने मेंशन कर देना साइज़। नंबर 2, साइज़ के बाद बताना उसकी लोकेशन। किसी बेसिक बोनी प्रोमिनेंस का रेफरेंस यूज़ करते, क्लेविकल के 2 to 3 सेंटीमीटर नीचे तो क्लेविकल का हमने रेफरेंस दे देना। अगर हेड पे, फोर हेड पे सेंटर में या लेटरली थोड़ी सी गोली लगती है तो आप टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को यूज़ कर सकते हैं एज अ रेफरेंस मार्क। ठीक है जी, कि 5 to 6 सेंटीमीटर लेटरल टू द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट ऑन द फोर हेड 2 to 3 सेंटीमीटर वुंड मौजूद है फोर हेड के ऊपर। इस तरह साइज़, लोकेशन, और उसके बाद उसमें देखना है कोई डेड पार्टिकल मौजूद है वुंड में, साफ़ सुथरा वुंड है या नहीं। नंबर 3। नंबर 4 पे हमने ये बताना है कि ये वुंड फ्रेश है या ओल्ड है, एज बता देनी है। ठीक है जी, एज ऑफ द वुंड, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नली बता दें। तो जी अब हमने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कर लिया, पुलिस डेड बॉडी लेके आई थी, हमने सारे प्रिकॉशन को फॉलो किया, रूल को फॉलो किया, सैंपल टेक कर लिया है। ठीक है जी, एक्सटर्नली। उसके बाद एक्सटर्नल जनरल एग्जामिनेशन कर लिया। फिर हमने क्या किया, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कर लिया। अब हम आ जाते हैं सिस्टेमिक या इंटरनल एग्जामिनेशन पे। अब विसरा को हमने देखना है कि कहाँ पे अंदर अगर कोई बुलेट मौजूद है तो कौन सा विसरा डैमेज हुआ है, या अगर पॉइजनिंग का केस है उसके लिए हमने फिर सैंपल कलेक्ट करना है ताकि टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए इसको भेजा जा सके। अब इसके लिए डेफिनेटली हमें कैविटीज़ को एक्सपोज करना पड़ेगा, तो हम इसके लिए एनसीएन देंगे। तो दीज आर कॉल्ड ऑटोप्सी एनसीएन। पहले तो हमने कैविटी को ओपन करना है, एक्सप्लोर करना विसरा कौन कौन से इस कैविटी में मौजूद है। तो दीज आर कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी एनसीएन। ये 3 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं सेंट्रल एनसीएन, दीज आर कॉल्ड आई शेप एनसीएन या मिड लाइन एनसीएन। ये स्टार्ट कहाँ होते हैं, 1 to 2 सेंटीमीटर बिलो द सिम्फिसिस मेंटाई। इस तरह नीचे आना है कि स्पेयरिंग द एम्ब्लाइकस अप टू द प्यूबिक सिम्फिसिस आपने जाना है। इससे थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी एक्सपोज हो जाएगी।
दूसरा इंसिजन होता है मॉडिफाइड वाई, दूसरा होता है वाई शेप इंसिजन। वाई शेप कहाँ से स्टार्ट होता है? रेमस ऑफ द मैंडिबल से स्टार्ट करना है, एंगल ऑफ द जा से, ठीक है। और दो लाइंस आएंगी जिनकी स्टेम आके मिलेंगी मैन्यूब्रम स्टर्नाई पे, और उससे नीचे एक स्ट्रेट लाइन आएगी स्पेयरिंग द अम्बिलिकस जो प्यूबिक सिम्फिसिस तक जाएगी। दिस इज़ वाई शेप इंसिजन। और तीसरा इंसिजन जो एक्सप्लोरेटरी इंसिजन हो सकता है वो मॉडिफाइड वाई हो सकता है। एंटीरियर एक्सिलरी फोर्स से लेके बिलो द ब्रेस्ट जाना है, और इस तरह दूसरी साइड से भी एंटीरियर एक्सिलरी फोर्स से बिलो द ब्रेस्ट आना है, और आके जीफी स्टर्नम पे दोनों लाइंस मीट करती हैं, और इसके बाद नीचे एक लाइन लगानी है जो कि स्पेयरिंग द अम्बिलिकस प्यूबिक सिम्फिसिस तक जाती है। दिस इज़ मॉडिफाइड वाई शेप ऑफ द इंसिजन। ये 3 इंसिजन दिए, हमने कैविटीज़ को एक्सप्लोर कर लिया। अब हमने क्या करना है? विसरा को निकालना है, ये देखना, एग्जामिन करना है। तो इसके लिए देंगे सेकेंडरी इंसिजन, जो कि विसरा को अलग कर लिया, लीवर और हार्ट को अलग कर लिया। फिर आता है टर्शियरी ऑटोप्सी इंसिजन, उसमें क्या है कि हार्ट को निकाला है, हमें देखेंगे उसको अंदर इंसिजन देखें कि क्या इसमें कोई ब्लड मौजूद है, एयर मौजूद है, क्या चक्कर है, किस वजह से डेथ हुई है। इसी तरह लीवर को देखेंगे कोई इंजरी मौजूद है। लीवर का टर्शियरी ऑटोप्सी इंसिजन, क्योंकि हमने विसरा को चॉप ऑफ करना होता है ताकि टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज सकें। इसके बाद हमने क्या करना है? विसरा हमने निकाल लिया, चॉप ऑफ कर लिया, अब हमने क्या करना है? टॉक्सिकोलॉजिकल सैम्पलिंग के लिए भेजना है। कैसे भेजना है? विसरा को प्रिजर्व करना है। नंबर 1, हार्ट और लंग को एक साथ निकाल लेना है, एन ब्लॉक। लीवर को निकाल लेना है, विसरा हमने निकाल लिया। तो जब भी केमिकल एनालिसिस के लिए भेजना तो इसको 10% फार्मालिन में रख के थोड़ा हार्ड कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में सेव करना है, प्रिजर्व करना है। किसको? लीवर को। जब हमने इसको केमिकल एनालिसिस भेजना है किसके लिए? टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए। इसके बाद हमने क्या करना है कि यूरिन को ले सकते हैं हम। यूरिन को प्रिजर्व करना है मेनली सोडियम फ्लोराइड में, नहीं भी हो तो वैसे भी ना भी करें तभी चल जाता है। इसके अलावा ऑक्सीलेट्स के थ्रू ब्लड को प्रिजर्व करना है। ये सब को प्रिजर्व कर लिया, सैंपल बना लिए। हर विसरा का एक अलग सैंपल होगा, छोटा सा पार्ट कट करना है, उसको पेपर में रैप करना है, एक सील बॉक्स में डाल देना है और बॉक्स को सील कर देना है। अगर पॉइजनिंग का खतरा है कि हमें लगता है कि ये लीवर की पॉइजनस ये वोलेटाइल गैस की वजह से डेथ हुई है, तो हमने क्या कर देना? वैक्स यूज़ करके ऊपर से प्रॉपरली सील करना ताकि वेपराइज ना हो जाए, ठीक है जी, वहाँ से गैस उड़ ना जाए। इस तरह हर अलग अलग बॉक्सेस बना लेने, एक में हार्ट रख लिया, लंग रख लिए, एक में हमने लिवर रख लिया, स्प्लीन का सैंपल रख लिया। सारे सैंपल को सील करते गए। सील करने के बाद इसके ऊपर वैक्स के थ्रू पिघला के अपने डिपार्टमेंट का मोनोग्राम लगा देना है। उसके बाद इनको एक बड़े सारे थैले में रखना है जिसको फर्दर सील करेंगे और इसके ऊपर भी हमारे डिपार्टमेंट का मोनोग्राम होगा। इसके बाद क्या करना है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट जो हमारे पास बन चुकी है, डेफिनेटली हमें इंजरीज मिली थी है चेस्ट के ऊपर, हेड के ऊपर, तो हमने लिख देना है कि इन माई ओपिनियन, आई एम ऑफ द ओपिनियन बाय थारोली एग्जामिनिंग द बॉडी दैट द डेथ ऑफ द बॉडी इज़ ड्यू टू इंजरी नंबर फलां। किसी भी इंजरी की वजह से, लेट्स सपोज हार्ट की वजह से जो चेस्ट पे वूंड था उसकी वजह से इंजरी हुई है, तो हम कह देंगे कि इंजरी नंबर 1 की वजह से डेथ हुई है। क्यों? क्योंकि इसने मेजर वेजल्स ऑफ द हार्ट एंड लंग को पंक्चर किया था जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई और अल्टीमेटली पर्सन वेंट इनटू द हाइपोवोलेमिक शॉक एंड फाइनली ही डाइड। ठीक है जी, ये हमने रिपोर्ट बना ली है। और अगर नहीं मिलती तो हम कहेंगे कि मैंने जो है इसको एग्जामिन कर लिया है, सैंपल स्टिल भेजे हुए हैं टॉक्सिकोलॉजिकल, और उसके फर्दर डिसीजन इसके बाद लिया जाएगा, ये लिख देना रिपोर्ट में। ठीक है जी, ये फिर पुलिस ऑफिसर को हमने देना है। इसके लिए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है कि हमने नेम लिख देना है, पोस्टमार्टम नंबर लिखना है, नेम लिखना है जो सैंपल भेज रहे हैं, हार्ट का भेज रहे हैं, लंग का भेज रहे हैं। फिर उसके बाद डिजीज़ लिखनी है किसके लिए भेज रहे हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल या केमिकल के लिए। इसी तरह लेट्स सपोज स्किन के ऊपर इंजेक्शन मार्क है तो हमने वो स्किन 2 सेंटीमीटर की स्किन का टुकड़ा लेना, हाफ़ उसको भेज देना केमिकल एनालिसिस के लिए, हाफ़ टॉक्सिकोलॉजिकल, ताकि पता चल सके एक तो ये कि वूंड की नेचर क्या है, ये एंट्री है या एग्जिट वूंड है। दूसरा ये पता चल सके कि जो इंजेक्टेड गैस है ये एंटीमार्टम है या पोस्टमार्टम है। और तीसरा कि ये जो भेजी है गैस कौन सी थी या कौन सा केमिकल इंजेक्ट किया गया था, ये पता चल सके, ये भेज देना है। ये सारा नाम लिखने के बाद हम एक फॉरवर्डिंग लेटर देंगे नंबर 1। नंबर 2 क्या करेंगे, ऑटोप्सी रिपोर्ट जो उसकी कापी देंगे। नंबर 3 क्या करेंगे, पुलिस वाले को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ठोकर न्याज बेग पे ले जाए, उसका एड्रेस लिख देना है, अपने सिग्नेचर कर देने और उसके ऊपर लिख देना है कि ये क्या कहाँ से आया, BVH से आया और किसके लिए एग्जामिन करना है, क्या एग्जामिन करना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये रिपोर्ट हमने सैम्पलिंग भेज देनी। अब ये तो जर्नल हमने देख लिया। लेट्स सपोज इंजरी किसी स्पेसिफिक केस की वजह से हुई है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केस है, तो हमने क्या करना है कि वुड कटर जो रिब कटर का यूज़ करते रिब को अलग कर लेना है, थोरेसिक कैविटी में एक पॉकेट क्रिएट करनी है, उसमें इन्वर्टेड सिलेंडर रख देना है और फिर क्या करना है, इंटरकोस्टल स्पेस को इंसाइज करना है। जब इंसाइज करेंगे तो ईयर बबल नज़र आएंगे किसके अंदर, इन्वर्टेड सिलेंडर के अंदर। तो ये जो कंडीशन होगी ये शो कर रही होगी कि डेथ हुई है पल्मोनरी जो है निमोथोरिक्स की वजह से। अगर पल्मोनरी एयर एम्बोलिज्म की वजह से डेथ हुई है तो इसी तरीके से हार्ट को पेरिकार्डियल सैक समेत निकाल देना।
पेरिकार्डियल स्पेस को वाटर से फिल करना, उसमें इन्वर्टेड सिलेंडर रखना है और हार्ट को पंक्चर करेंगे। हार्ट को पंक्चर करेंगे तो एयर इन्वर्टेड सिलेंडर में नजर आएगी, पता चल जाएगा। इसी तरह तीसरा प्रोटोकॉल जो है हमारे पास, उसमें क्या करना होता है हमने कि लेट्स सपोज डेथ हुई है, अगर हमारे पास पता चल रहा होता है कि क्लॉट है या डीवीटी की वजह से डेथ हुई है या पोस्टमार्टम क्लॉट है, तो पोस्टमार्टम क्लॉट सॉफ्ट होता है, ठीक है जी, पिंक कलर का होता है और वो ग्रेविटी के अलॉन्ग नीचे को पोप डाउन वर्ड होता है। जबकि हमारे पास जो होता है डीवीटी अगर थ्रोम्बस है ना तो वो हार्ड होगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, ट्रांसवर्स रिजिड उस पर मौजूद होंगे और ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं आएगा वो, ठीक है जी। ये सारा डिफरेंस आ गया। अब हम देखते हैं कि क्रेनियल कैविटी को एक्सपोज कैसे करते हैं। डेफिनेटली ऊपर स्काल पे सबसे हमने हेयर को कट कर लेना ताकि आसानी हो हमें एक्सपोज करने में। फिर क्या करना, स्कैल्प को उतारना और फिर कैप को उतारना, स्कल कैप को। स्कैल्प को कैसे उतारते हैं, इंसिजन देते हैं फ्रॉम वन वेस्ट्राइड टू अदर वेस्ट्राइड ओवर द वर्टेक्स। ट्रांसवर्स इंसिजन होता है जिससे 2 फ्लैप्स बन जाते हैं, एक इंटीरियर पोस्टीरियर। इंटीरियर को आगे डाउनवर्ड स्लाइड डाउनवर्ड करना ओवर द सुपरसिलरी रिजिस, पोस्टीरियर को ओवर द ऑक्सीपिट करना है। उसके बाद क्या करना है कि सर्कमफ्रेंशियल इंसिजन देना है, क्रेनियोटोमी करनी है और कैप को उतार देना और ब्रेन एक्सपोज हो जाएगा। इस तरीके से ये सारा काम है।